जय हिंद। आप सभी का युवराज क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि पिछला जो सीरीज भौतिक विज्ञान का चल रहा था, लगभग 5 वीडियो में भौतिक विज्ञान की सीरीज को हम लोग कवर किए हैं। अब जो है रसायन विज्ञान का सीरीज चलेगा, जिसके अंतर्गत हम लोग कुछ प्रमुख टॉपिक जो रसायन विज्ञान से संबंधित है और वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, रसायन विज्ञान के अंतर्गत जो है आज का जो टॉपिक रहेगा वह टॉपिक है भौतिक रसायन, अर्थात फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, यानी केमिस्ट्री में एक ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री। उस फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं हम लोग देखेंगे। पहला पॉइंट की बात करते हैं, H2O। आपको नजर आ रहा होगा H2O, जिसको हम क्या कहते हैं, जल का अणुसूत्र। H2O यानी जल का अणुसूत्र। कह रहा कि H2O यानी जल एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। यानी पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, यह तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। जो कौन है, जल है। यानी यह सबसे एक तरह से यूनिवर्सल ऐसा मैटर है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। अर्थात ठोस में भी पाया जाता है बर्फ के रूप में, द्रव में पाया जाता है जल के रूप में, और गैस में पाया जाता है वाष्प के रूप में। ठीक है, चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा कि कौन सा ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तो वह पदार्थ जल है, अर्थात H2O, जिसका अणुसूत्र है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहे हैं, पूछता है कि वायु किस प्रकार का मिश्रण है। तो वायु जो होता है एक गैसों का मिश्रण है और यह समांगी मिश्रण है। गैसों का यह समांगी मिश्रण है। और जो वायु है यह एक विलयन का उदाहरण भी प्रस्तुत करता है। कौन सा विलयन होगा, वह समांगी के रूप में होगा, यानी समांगी विलयन जिसको कहेंगे। ठीक है ना, यानी एक विलयन का जो है यह उदाहरण प्रस्तुत करेगा वायु। वायु मिश्रण तो है ही, साथ ही साथ विलयन का भी। और कैसा विलयन, गैसीय विलयन, यानी गैसों का गैस में विलयन हो रहा है। अब इसमें वायु जो है गैसों का मिश्रण है और इनमें कई प्रकार के जो होते हैं गैस मिले होते हैं। अब कई प्रकार की गैसों में वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन होता है, सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन हो। तो नाइट्रोजन जो होता है एक जो होता है विलायक का काम करता है। और जो नाइट्रोजन के अंतर्गत और उसमें जो विलय हैं, जैसे ऑक्सीजन है उसका मात्रा कम है, कार्बन डाइऑक्साइड है और सारे गैसेज हैं, तो वह विलय के रूप में है। यानी नाइट्रोजन की गैसों में ये सारे के सारे विलय हो गए हैं। तो एक प्रकार से विलयन तैयार हो रहा है। ठीक है, और विलयन वही होता है जहाँ पर विलायक और विलय मिलते हैं। तीसरा पदार्थ जो बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं, क्या रहा कि न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण है। पूछ लेता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से कौन सा एक अस्थायी कण है। तो न्यूट्रॉन जो होता है एक अस्थायी कण होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। क्यों ऐसा, इस वजह से होता है कि जितने भी एटम्स होते हैं वो अभी तक देखा गया पदार्थ की जो छोटी इकाई है एटम, लेकिन वास्तव में एटम भी जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। वो छोटे छोटे पार्टिकल कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है वह क्या होते हैं, एटम में यानी पदार्थ में क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। जबकि न्यूट्रॉन जो होते हैं वह क्या होते हैं, पदार्थों में बढ़ते हैं या घटते हैं। कैसे, अगर जो बढ़ता है तो वह द्रव्यमान संख्या, यानी इसी वजह से बढ़ने की वजह से जो द्रव्यमान संख्या यानी संभारित होते हैं, तो न्यूट्रॉनों की बदलने की वजह से, बढ़ने की वजह से ही होते हैं, घटने की वजह से होते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रॉन जो होता है अस्थायी पार्टिकल है किसी भी एटम का। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है कि प्लाज्मा जो होता है पदार्थ की कौन सी अवस्था है। तो प्लाज्मा जो है पदार्थ की चौथी अवस्था है। कुल देखा जाए तो पदार्थ की मुख्य रूप से 5 अवस्थाएं होते हैं, जो जनरली हम लोग देखते हैं 3 ही देखते हैं। कौन, एक सॉलिड देखते हैं, लिक्विड देखते हैं और गैस देखते हैं, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन वास्तव में देखा जाए अभी तक ज्ञात पदार्थों की अवस्थाओं में कुल 5 पदार्थ की अवस्थाएं खोजी गई हैं। सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, जिनमें से चौथा जो है वह कौन है, प्लाज्मा है, जो पदार्थ की चौथी अवस्था है। और पदार्थ की 5वीं अवस्था की बात करते हैं तो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट एक ऐसी पदार्थ की अवस्था खोजी गई है जो सत्येंद्रनाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा खोजा गया था, पदार्थ की 5वीं अवस्था। ठीक है, यानी पदार्थ की 5वीं अवस्था को क्या कहते हैं, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं द्रव्यमान संख्या। अभी द्रव्यमान संख्या की बात हो रही है कि न्यूट्रॉन के घटने या बढ़ने से जो है द्रव्यमान संख्या में परिवर्तन आता है, ठीक है। तो जो द्रव्यमान संख्या होता है वह किसके किसके बराबर होता है? तो द्रव्यमान संख्या जो होता है वह न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। यानी न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या किसी भी एटम में जो उपस्थित है उसको अगर जो हम ऐड करते हैं तो जो चीज़ बनता है या जो प्राप्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या, ठीक है ना। यानी द्रव्यमान संख्या बराबर न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या, क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं, कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो रेडियो एक्टिवता का गुण प्रदर्शित करते हैं। रेडियो एक्टिवता का गुण वही प्रदर्शित करते हैं जो लगातार अपने अंदर जो होता है अल्फा बीटा और गामा किरणें निकालते हैं। तो यहाँ पे अल्फा बीटा और गामा किरणों की बात हो रही है। तो अल्फा कण जो होते हैं यानी अल्फा कण या अल्फा किरणें जो होते हैं वह धन आवेशित होते हैं, बीटा किरणें जो होते हैं वह ऋण आवेशित होती हैं, जबकि गामा किरणों की बात की जाए तो वह जो गामा किरणें होते हैं वह ना ही धन आवेशित होते हैं ना ही जो होता है ऋण आवेशित होते हैं, ठीक है। चलिए गामा किरणें की बात करते हैं। तो यह गामा किरणें जो होता है उच्च ऊर्जा वाली विद्युत तरंगे हैं। यानी जो गामा किरणें जो हैं वह उच्च ऊर्जा वाली विद्युत तरंगे, एक तरह का जो होता है गामा किरणें जो है प्रकाश की तरंगों की भांति कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं। दिया गया है कुछ एलिमेंट है यहाँ पर, देखिए 6O15 दिया गया है। यानी 6O मतलब ऑक्सीजन और उस पर जो ये 15 है उसका हम कह सकते हैं द्रव्यमान संख्या यानी परमाणु भार। 6 जो है रिप्रेजेंट कर रहा है परमाणु क्रमांक को और 15 रिप्रेजेंट कर रहा है परमाणु भार को, ठीक है ना। तो 6O15 फिर 6O16 6O17 6O यहाँ पर होगा 17। ये जो है यानी देख रहे हैं 15 16 17 यानी परमाणु संख्या ऑक्सीजन के क्या हो रहे हैं? अलग अलग है, जबकि परमाणु क्रमांक जो है ऑक्सीजन के ये सेम ही है। तो इस प्रकार की स्थिति में किसी भी एटम का अगर जो ये परमाणु संख्या ऐसे दिखाया जाए तो ऐसे स्थिति में वह परमाणु जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समस्थानिक। समस्थानिक में क्या होता है? परमाणुओं की संख्या समान होती है और परमाणु भार जो होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं, समस्थानिक होते हैं। ऐसे ही संभारिक होते हैं। संभारिक में क्या होता है? परमाणु भार समान होता है लेकिन परमाणु क्रमांक क्या होता है? अलग अलग होता है तत्वों का, ठीक है ना, एटम का, क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बीटा किरण। यहाँ पे बीटा कह रहा है कि बीटा किरण के उत्सर्जन से क्या बनते हैं? तो बीटा किरण के जो उत्सर्जित होता है अपने किसी भी एलिमेंट से, बीटा किरण अगर जो उत्सर्जित होते हैं तो क्या होते हैं? संभारित बनते हैं। क्या बनते हैं? संभारित बनते हैं, ठीक है, संभारित बनते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एक मोल में कुल परमाणुओं की संख्या की अगर जो बात पूछा जाए कि एक मोल बराबर कितने परमाणुओं की संख्या के बराबर होता है तो वह क्या होता है? एक मोल बराबर जो होता है 6.023 इंटू 10⁻23 के बराबर होता है। कितना? एक मोल बराबर कितना? एवोगैड्रो की संख्या। इसी को एवोगैड्रो संख्या के नाम से भी जान सकते हैं, जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें लोहे पर। यहाँ पर लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण का उदाहरण है। अगर जो लोहे पर जंग लगता है तो पूछ लेता है कि बताइए कौन सी घटना हो रही है। तो लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण का एक उदाहरण है, ठीक है। ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक रिएक्शन होते हैं, ठीक है ना। ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीजन जुड़ता है और अपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन का हटना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर यही बातें हो रही है कि लोहे पर जो जंग लग रहा है वह क्या होता है? ऑक्सीकरण का एक उदाहरण है। और लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, न कि भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन हमारे प्रकृति में दो घटनाएं होती हैं। तो लोहे पर जंग लगना जो होता है यह एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्या रहा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाता है? अवकरण कहलाता है। अगर जो कोई एटम इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसकी इस प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? अवकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवकरण कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं अम्ल जो होता है। अम्ल जो होता है अगर अम्ल जो है और उस अम्ल में कोई नीला लिटमस पेपर डुबोते हैं तो उस नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है? लाल कर देता है। यह अम्ल की सबसे बड़ी विशेषता है। यह अम्ल की क्या है? सबसे बड़ी विशेषता है। जबकि क्षार की क्या विशेषता है कि कोई लाल लिटमस अगर क्षार में डुबोया जाए तो वह लाल लिटमस को किस में कर देता है? नीला में कर देता है। जबकि
अम्ल की बात करते हैं तो नीले लिटमस को वह लाल कर देता है। क्षारीय घोल का बात करते हैं तो क्षारीय घोल का जो पीएच वैल्यू होता है वह क्या होता है, 7 से अधिक होता है। और अम्ल का अगर जो पीएच वैल्यू देखा जाए, यानी अम्ल एक घोल है तो उसका पीएच वैल्यू देखा जाए तो वो 7 से कम होता है। और अगर जो जल है, यानी जो शुद्ध जल है जो हम लोग पीते हैं, उसका पीएच वैल्यू देखा जाए तो उसका पीएच वैल्यू जो होता है वह क्या होता है, 7.0 के बराबर होता है। यानी ना ही वह एसिड होता है और ना ही बेस होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। कह रहा है स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन अगर जो कम करे, ऐसे पूछ लीजिएगा, स्थिर ताप पर किसी गैस का अगर जो आयतन कम करे तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उस पर प्रभाव यही पड़ेगा कि स्थिर ताप पर अगर जो किसी गैस का आयतन हम कम करते हैं तो दाब बढ़ जाता है। क्या होगा, दाब बढ़ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें समझ आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अगर जो वास्तविक गैस है, कोई वास्तविक गैस है और उस वास्तविक गैस की बात करते हैं तो उस वास्तविक गैस में अगर जो निम्न दाब और उच्च ताप जो है बढ़ाते हैं, निम्न दाब करते हैं और उस वास्तविक गैस का उच्च दाब हम करते हैं तो वह एक उदाहरण प्रस्तुत करेगा, वह आदर्श गैस का उदाहरण प्रस्तुत करेगा। ठीक है, पूछेगा कि अगर जो वास्तविक गैस को हम निम्न दाब और उच्च ताप पर रखें तो वो किस तरह का व्यवहार करेगा, तो वह आदर्श गैस का व्यवहार करेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, दूध की बात करते हैं। तो दूध एक प्रकार का इमल्शन का उदाहरण है। पूछा जाता है दूध किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है, तो दूध एक इमल्शन प्रकार के विलयन का उदाहरण है। इमल्शन प्रकार के विलयन का उदाहरण। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। बहुत ज़्यादा पूछा गया है कि प्राकृतिक गैस में मुख्यतः कौन सा गैस होता है, यानी किस गैस की मात्रा अधिक होती है प्राकृतिक गैस में। तो प्राकृतिक गैस में मीथेन गैस की अधिकता सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। एलपीजी में पूछ लेता है कि एलपीजी में मुख्यतः किस गैस का जो होता है अधिकता होता है, तो एलपीजी में ब्यूटेन गैस का अधिकता होता है, ब्यूटेन गैस का। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं गोबर गैस की बात करते हैं। तो गोबर गैस में भी मुख्यतः जो होता है मीथेन गैस होता है। और मीथेन गैस का जो फार्मूला होता है, यानी मीथेन का जो फार्मूला होता है CH4 होता है, CH4 होता है, जो एक प्रकार का कार्बनिक जो है गैस है, यानी कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, एक कार्बनिक में हाइड्रोकार्बन है, कार्बनिक में हाइड्रोकार्बन है। नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है कि ऊष्माशोषी प्रक्रिया, ऊष्माशोषी प्रक्रिया में क्या होता है, ऊष्माशोषी प्रक्रिया में क्या होता है, ऊष्मा अवशोषित होती है। यानी एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित हो, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऊष्मा अवशोषी प्रक्रिया। ऊष्मा अवशोषी प्रक्रिया में जैसे क्या होता है, बर्फ है और बर्फ का पिघलना, तो बर्फ का पिघलना क्या है, ऊष्मा अवशोषी प्रक्रिया, यानी ऊष्मा वो ले रहा है फिर पिघल रहा है। तो ये उदाहरण है बर्फ का पिघलना, ऊष्मा अवशोषी प्रक्रिया का एक उदाहरण है। नेक्स्ट बात करते हैं ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया का क्या हो रहा है, तो ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत ऊष्मा उत्सर्जित होता है तो ऊष्माक्षेपी होता है। जैसे भोजन का डाइजेशन, यानी भोजन का डाइजेशन क्या है, एक ऊष्मा शोषी प्रक्रिया है। साथ ही साथ जो है श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया, यानी ऊष्मा इसमें उत्सर्जित होता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सोने की बात करते हैं। सोना एक ऐसा जो है तत्व है, धातु है, जो अगर जो वायु में खुले में रख दिया जाए तो इसमें जंग नहीं लगता है, इनका संक्षारण नहीं होता है, क्योंकि यह क्या होते हैं, अक्रिय होते हैं। यह क्या होते हैं, अति अक्रिय होते हैं, यानी ये रिएक्शन बिल्कुल नहीं करते हैं, लगभग न के बराबर करते हैं, नहीं करते हैं, बहुत लेस रिएक्टिव, वेरी लेस रिएक्टिव ये मेटल्स होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जो पेंसिल होता है, यानी जो लिखने वाला चीज़ होता है पेंसिल, तो पेंसिल में जिस पदार्थ का इस्तेमाल होता है उस पदार्थ का नाम है ग्रेफाइट। और जो ये ग्रेफाइट है यह कार्बन का एक अपरूप है, कार्बन का क्या है, एक अपरूप है। तो उम्मीद करते हैं यह आज का वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट था और आप सभी को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।